तो दोस्तों आज की वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं कश्मीर की, जिसे दुनिया ना स्वर्ग भी कहती है, यानी कि पैराडाइज ऑन अर्थ। अगर आप कभी कश्मीर गए हो ना तो आपने पक्का पहलगाम का नाम सुना होगा, और अगर आप पहलगाम गए हो तो आपने पक्का बैसरन वैली ज़रूर देखी होगी। ठीक है, तो बैसरन वैली जिसे टूरिस्ट ना मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, ये जगह पहलगाम से करीब 5-6 किलोमीटर टाइप दूर है ना। यहाँ गाड़ी नहीं जाती, यहाँ सिर्फ आप पैदल ही जा सकते हो या फिर लोकल पोनीज यानी कि घोड़ों की मदद से जा सकते हो। तो भाई 22 अप्रैल 2025 ये तारीख ना इतिहास में खून से लिख चुकी है। उस दिन ना सुबह के वक्त बैसरन वैली बिल्कुल शांत थी, करीब 1200-1300 टूरिस्ट टाइप वहाँ थे, है ना। बच्चों की किलकारियाँ थी, न्यूली मैरिड कपल्स अपना हनीमून मनाने आ रहे थे, फोटोज़ खिंचवा रहे थे, और लोकल वेंडर्स वहाँ के ना मैगी वैगी अपने बेच रहे थे। सब कुछ एकदम सही था, माहौल बिल्कुल एकदम फेस्टिव था। लेकिन भाई दोपहर के ना 1:45 पर ये सब कुछ बदल गया। सिर्फ 15 मिनट, यानी कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर ना ये मिनी स्विट्जरलैंड ना एक मिनी वॉर जोन में बदल गया। जो बर्फ़ पहले सफ़ेद थी वो पूरी लाल रंग से रंग चुकी थी। ठीक है, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 26 लोग मारे गए, टेररिस्ट ने अटैक किया, बस। लेकिन भाई आज की वीडियो में ना मैं आपको वो पहलू बताऊंगा जो न्यूज़पेपर वालों ने कभी दिखाया ही नहीं। ठीक है, कैसे एक इंडियन आर्मी के मेजर ने अपनी छुट्टी पे होते हुए भी निहत्थे 40 लोगों की जान बचाई, और कैसे घोड़े वाले जो वहाँ के लोकल घोड़े वाले थे उन्होंने अपने घोड़ों पे लाद के टूरिस्ट को 7 किलोमीटर नीचे हॉस्पिटल तक पहुँचाया। ठीक है, और टेररिस्ट ने ना कैसे शीप हर्डिंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया ताकि लोग खुद अपनी मौत की तरफ भागें। और सबसे बड़ी बात, इस हमले के बाद इंडिया ने वो किया जो 1960 के बाद ना कभी हुआ ही नहीं था। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। तो भाई आज की इस वीडियो में ना हम सरफेस लेवल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हम गहराई में जाएंगे। हम बात करेंगे इंटेलिजेंस फेलियर की, कैसे अल्पाइन क्वेस्ट ऐप और अल्ट्रासेट्स ने हमारी एजेंसियों को धोखा दिया। और हम बात करने वाले भाई ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें हमारी इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में 11 बेसों के परखच्चे उड़ा दिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त द सरकारी गेमर, और आज ना हम पहलगाम का पूरा सच जानेंगे, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। तो सीधे हम चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1, द लोकेशन एंड द ट्रैप। सबसे पहले ना क्राइम सीन को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बैसरन वैली है ना, ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक कटोरा, जैसे कटोरा नहीं होता, चारों तरफ घने देवदार और पाइन के जंगल थे। और ये जगह है ना पहलगाम से करीब 2.5 किलोमीटर टाइप मतलब हाइट पे। ठीक है, यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं थी, यानी कि अगर आपको कभी कॉल वॉल करना हो तो नेटवर्क उतने अच्छे आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है, जो हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं। तो टेररिस्ट ने ना इसी ज्योग्राफिकल लोकेशन का फ़ायदा उठाया। अब उन्होंने प्लानिंग कैसे की, तो रिपोर्ट्स की अगर माने ना तो ये हमला ना महीनों से प्लान हो रहा था। टेररिस्ट को पता था कि अगर वो पहलगाम टाउन में हमला करेंगे तो सीआरपीएफ और जेएनके पुलिस मिनटों में आके ना उनकी मतलब भरता भर देगी, ये वहाँ आके उनको तुरंत न्यूट्रलाइज कर देगी, यानी तुरंत मार डालेगी। लेकिन अगर वो बैसरन वैली चूज़ करते हैं तो वहाँ गाड़ियाँ तो जाती नहीं है, तो पुलिस या आर्मी को आने में कम से कम 45 से 1 घंटा तो लगना ही है। ठीक है, अब आते हैं उन्होंने सेटअप क्या किया। तो दोपहर लगभग 1:30 बजे बैसरन में भीड़ थी, करीब 1200-1300 टाइप टूरिस्ट वहाँ थे। ठीक है, जो 3 टेररिस्ट थे वो वेस्टर्न एज यानी पश्चिमी किनारे से वैली में एंटर करते हैं। अब ट्विस्ट की बात यह है कि अगर हम द हिंदू की रिपोर्ट की माने ना तो उन्होंने मिलिट्री यूनिफॉर्म यानी कि जो आर्मी वाली यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, कॉम्बैट यानी कि कमोफ्लेज वाली, तो उन्होंने इंडियन आर्मी की टाइप की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ठीक है, क्योंकि वो आर्मी वाली यूनिफॉर्म थी तो किसी ने उन पर शक नहीं किया। लेकिन उनके हाथों में ना जो था वो अलग था, उनके पास थी M4 कार्बाइन, ये अमेरिकन मेड राइफल है। ठीक है, जो कि नाइट विजन और थर्मल साइट्स के साथ थी। जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो उसको ये पता होगा कि भाई इंडिया ना M4 कार्बाइन यूज़ नहीं करता, तो उनके हाथ में थी अमेरिकन मेड M4 कार्बाइन। ये वही हथियार थे जो यूएस आर्मी ने अफगानिस्तान को छोड़ते वक्त वहाँ छोड़ दिए थे, और अब ये कश्मीरी मिलिटेंट्स के हाथ लग चुके हैं। ठीक है, इसकी ना जो रेंज और एक्यूरेसी होती है ना वो AK-47 से भी कई ज़्यादा है। ठीक है, तो बात करते हैं भाई टेररिस्ट की। तो उन्होंने ले ली पोजीशंस। 2 टेररिस्ट ना एग्जिट रूट पे, यानी कि जो भागने वाला रूट है जहाँ से लोग निकलते हैं वहाँ ले लिए। ठीक है, और एक टेररिस्ट ना एंट्री रूट पे, जहाँ से लोग आते हैं एंट्री लेते हैं, वहाँ ले ली। ठीक है, ये एक क्लासिक मिलिट्री ट्रैप था जिसे हम एम्बुश कहते हैं, और लगभग 1:45 पर पहली गोली चली। अब आते हैं भाई हमारे चैप्टर नंबर 2 पर, द मैसाकर मिनट बाय मिनट। ठीक है, अब मैं आपको वो बताऊंगा ना जो सर्वाइवर्स ने अपनी आंखों से देखा। ठीक है, करीब 1:45 पे सबसे पहली जो फायरिंग हुई ना वो एग्जिट गेट की तरफ से हुई। एग्जिट गेट ही क्यों चुना उन्होंने, क्योंकि ये एक शीप हर्डिंग टैक्टिक्स है। ठीक है, जब ना भेड़ों को इकट्ठा करना होता है एक जगह, तो पीछे से जो चरवाहा होता है ना वो आवाज़ लगाता है ताकि भेड़े ना आगे भागें। तो टेररिस्ट चाहते थे कि सारे टूरिस्ट ना घबरा कर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भागें, जो कि था एंट्री गेट की तरफ। लोगों ने सोचा कि शायद कोई सिक्योरिटी ड्रिल है या और कुछ। ठीक है, लेकिन जब गोलियां ज़मीन पर लगने लगी तो एकदम भगदड़ मच गई। हज़ारों लोग एंट्री गेट की तरफ भागने लगे, ये सोच कर कि वो वहाँ से नीचे भाग जाएंगे, है ना। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि असली मौत जो थी ना वो एंट्री गेट पर ही खड़ी हुई थी। तो करीब 1:48
45 मिनट पे जैसे ही भीड़ एंट्री गेट के पास भागी है ना, वहाँ छुपा एक तीसरे टेररिस्ट ने ना फायर खोल दिया सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज से। और ये भाई एक मैसाकर था, लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। अब एक सर्वाइवर है ना राहुल मेहरा जो कि दिल्ली से है, इन्होंने अल जजीरा को ये बताया कि भाई हमें लगा कि वो आर्मी वाले हैं जो हमें बचा लेंगे, तो हम उनकी तरफ ना हाथ हिलाते हुए भागे, लेकिन जब हम पास गए उन्होंने हमारा चेहरा देखा तो उसने बिना कुछ देखे फायर खोल दिया और उनकी आंखों में ना बिल्कुल रहम था ही नहीं। तो इस हमले में ना एक चीज़ सामने आई है कि स्टील कोर बुलेट्स यानी कि जो ये वो टाइप की स्पेशल बुलेट्स होती हैं जो बुलेट प्रूफ वेस्ट को भी भेज सकती हैं। तो टेररिस्ट ने ना स्पेसिफिकली उन लोगों को टारगेट किया जो यंग थे ताकि मैक्सिमम डैमेज दे सके। उन्होंने बॉडीज़ के साथ सेल्फी ली, उन्होंने अपने बॉडी कैम से ना इस मैसेकर को पूरा रिकॉर्ड किया जो बाद में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट तक सिर्फ मौत का नंगा नाच चला है वहाँ पे। अब आते हैं भाई चैप्टर नंबर 3 पे, द हीरोज स्टोरीज ऑफ करेज। लेकिन दोस्तों आपने ना एक चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो अच्छाई से वो हारती ही है। और यहाँ ना शैतान कितना भी ताकतवर हो, इंसान का हौसला अगर बड़ा है ना तो उसको घुटने टेकवा सकता है। उस 15 मिनट के खूनी खेल में ना कुछ ऐसे फरिश्ते सामने आए जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ना अपने बाकी साथियों या टूरिस्ट की जान बचाई। ठीक है, अब आते हैं भाई हीरो नंबर 1, द मेजर हु वॉज ऑन लीव। तो भाई वहाँ के क्राउड में ना एक मेजर है जिनका नाम भाई हमने छुपा रखा है, वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ वहाँ थे, वो सिविल ड्रेस में थे। तो जैसे ही फायरिंग शुरू हुई ना उनका कॉम्बैट माइंडसेट एक्टिव हो गया, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि भाई ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं है, ये एक क्रॉस ट्रैप है। ठीक है, अगर वो भागते तो मारे जाते। तो आसपास खड़े करीब 40 टूरिस्ट्स को उन्होंने चिल्ला के ये बोला कि भाई भागना मत, चुपचाप ज़मीन पर लेट जाओ और छुपे रहो। ठीक है, तो उन्होंने सारे टूरिस्ट को क्रॉलिंग कर करके एक पब्लिक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स के पीछे छुपा दिया। ठीक है, वो खुद टॉयलेट ब्लॉक करके कॉर्नर पर खड़े थे, हाथ में उनकी एक पत्थर और एक लकड़ी थी। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि अगर वो अंदर आए तो तुम सब शोर मत मचाना, मैं उन्हें रोकूंगा। तो 45 मिनट तक ना वो मेजर खुद वहाँ डाल बन के खड़े रहे। उनकी सूझबूझ ने करीब 40 लोगों की जान बचाई, और वो 40 लोग अगर आज जिंदा है ना तो वो उनकी वजह से जिंदा है। अब आते हैं भाई हीरो नंबर 2, द कश्मीरी पोनी वेल्स यानी कि घोड़े वाले। तो भाई अक्सर हम ना कश्मीर में घोड़े वालों से बहुत नाप तोल करते हैं, बहुत भाव ताव करते हैं। ठीक है, लेकिन भाई उस दिन ना घोड़े वालों ने वो किया जो कोई सगा भाई भी शायद ना करता। जब फायरिंग रुकी और टेररिस्ट जब जंगल में भाग गए तब तक वहाँ कोई एम्बुलेंस तो आई भी नहीं थी और शायद आ भी नहीं सकती थी। तो इन घोड़े वालों ने, जिनका नाम था फयाज और गुलजार, उन्होंने ना अपने साथी के साथ मिलकर जो जख्मी टूरिस्ट थे ना उनको घोड़े पर लादा और 7 किलोमीटर नीचे, जो कि एक हैजार्डस रास्ता था, मतलब जो खराब रास्ता था, वहाँ से हो करके वो उन टूरिस्ट को हॉस्पिटल लेकर गए। उनमें से एक घोड़े वाले फयाज अहमद से जब मीडिया ने पूछा कि भाई आप लोगों ने इनकी जान क्यों बचाई, तो उन्होंने साफ सीधे भाषा में कह दिया कि भाई ये हमारे मेहमान हैं और इनका खून हमारे हाथों पे लगा हुआ था, तो अल्लाह चाहे मेरी जान ले ले पर इनको जिंदा छोड़ दें क्योंकि ये हमारे मेहमान हैं। तो ये वो बॉन्डिंग थी जो टेररिस्ट तोड़ना चाहते थे लेकिन तोड़ नहीं पाए। अब आते हैं भाई चैप्टर नंबर 4 पे, द इंटेलिजेंस गैप। अब सवाल ये है ना कि इतना बड़ा हमला हुआ कैसे, और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां थी जैसे IB और रॉ, ये उस टाइम क्या कर रही थी। तो इसका जवाब ना थोड़ा टेक्निकल है और थोड़ा बहुत डरावना है। तो चलते हैं भाई पॉइंट नंबर 1 पे, द अल्ट्रासेट्स रेडियो। टेररिस्ट ने ना इस बार मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया था। ठीक है, उन्होंने इस बार यूज़ किया था अल्ट्रासेट्स हैंडसेट। ये डिवाइस ना पीयर टू पीयर रेडियो वेव्स पे काम करता है और सीधा ना सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करता है, जिसको हम कहते हैं बर्स्ट कम्युनिकेशन टेक्निक। ठीक है, मतलब वो 1 सेकंड के अंदर इनकोडेड मैसेज भेजते थे जो सैटेलाइट्स पकड़ नहीं पाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ना ये सेट्स चाइनीज़ कंपनी हुआवे ने मॉडिफाई किए थे, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के पास थे, और पाकिस्तानी आर्मी ने ना ये हैंडसेट टेररिस्ट को दिए थे। अब आते हैं भाई पॉइंट नंबर 2 पे, द अल्पाइन क्वेस्ट ऐप। हमें लगता है कि जो टेररिस्ट होते हैं ना वो अनपढ़ होते हैं, है ना, पर भाई यहाँ ना अब सिस्टम ना बदल चुका है। अब जो टेररिस्ट आते हैं ना वो भाई बहुत पढ़े लिखे PhD होल्डर तक के आते हैं। तो इन टेररिस्ट ने ना अल्पाइन क्वेस्ट नेविगेशन ऐप यूज़ किया। तो भाई इस ऐप में ना हाई रेजोल्यूशन ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड किए हुए होते हैं। ठीक है, मतलब तुम्हें ऑनलाइन कहीं कुछ करना नहीं है, ऑफलाइन मैप्स ना हाई रेजोल्यूशन पूरा सब कुछ डाउनलोड किया हुआ मिलेगा। तो जो अल्पाइन क्वेस्ट का ऐप है ना ये गूगल मैप्स को कहीं से यूज़ नहीं करता क्योंकि गूगल मैप्स ना ट्रैक हो सकता है। अब ना अल्पाइन क्वेस्ट की मदद से जो टेररिस्ट हैं इन्होंने भाई वो चोर वाले रास्ते ढूंढ के निकाला जो वहाँ के लोकल के अलावा ना किसी को नहीं पता थे। ठीक है, वो ट्रीज की कैनोपी यानी कि छत के नीचे चले ताकि जो ड्रोन्स है ना, जो ड्रोन्स वहाँ की सिक्योरिटी गार्ड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो ड्रोन को देख ना सकें। अब तीसरा आता है द OGV नेटवर्क, ओवरग्राउंड वर्कर्स। ठीक है, लोकल इंटेलिजेंस फेलियर भी था। कुछ ओवरग्राउंड वर्कर यानी कि OGW ने टूरिस्ट बन के बैसरन वैली के पीछे ना रखी भी की थी। उन्होंने पहले वीडियो बनाई कि भाई किस किस टाइम ना बैसरन वैली में पीक भीड़ होती है ताकि टेररिस्ट ना विदाउट फेलियर अपना ऑपरेशन जो है एग्जीक्यूट कर सकें। और यही इनविजिबल एनिमीज हैं जो देश के सबसे बड़े खतरे हैं और जो देश को ना हज़ारों साल पीछे ढकेलते हैं। तो अगर जिस दिन ये खत्म हो जाए ना तो उस दिन भाई देश की आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सुलट गई, क्योंकि मेन जो खतरा है ना देश का वो सामने वाले नहीं है, क्योंकि सामने तो दिखते हैं और ये दिखते ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें इनको ख़त्म करना चाहिए।
अब आते हैं भाई हमारे चैप्टर नंबर 5 पे, द रिटेलिएशन डिप्लोमेसी ऑफ वॉर वाटर। तो भाई हमले के बाद ना देश में बहुत गुस्सा था, लोग सड़कों पे थे, कैंडल मार्चेस हो रहे थे, लेकिन दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर ना एक अलग लेवल की प्लानिंग चल रही थी। पीएमओ ने साफ कह दिया था कि इस बार डॉजियर नहीं धमाका करेंगे। तो भाई धमाका हो गया 24 अप्रैल 2025 को, द डिप्लोमेटिक न्यूक्लियर ऑप्शन। तो भाई इंडिया ने ना वो किया जिसने पाकिस्तान की ना एकदम से नींद उड़ा दी। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर आर्टिकल 62 के तहत नोटिस ऑफ सस्पेंशन इशू कर दी। ये ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ना पानी के बंटवारे को लेकर थी, ठीक है। तो भाई पाकिस्तान की ना 80% खेती, उनकी प्यास, उनकी इकॉनमी सब ना इंडस रिवर पर टिकी है। तो भाई इंडिया ने कहा खून और पानी ना एक साथ कभी नहीं बह सकते। हमने चेनाब और झेलम के पानी को रोकने के लिए अपने डैम्स यानी कि राटले और किशनगंगा पर काम करना तेज कर दिया। तो भाई पाकिस्तान ने ना इसे एक्ट ऑफ वॉर अग्रेशन कहा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ना एक इमरजेंसी मीटिंग की मांग करी। लेकिन इंडिया का ना स्टैंस एकदम क्लियर था कि जब तक टेररिज्म जड़ से खत्म नहीं होगा तब तक पानी फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई इसी के साथ ही ना इंडिया ने चाइना को भी वार्निंग दे दी थी, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ना चाइनीज मेड वेपन यानी कि M4 की जो क्लोन्स थे और जो इनके सेट्स मिले थे ना, अल्ट्रा सेट, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन जिनको यूज़ करके टेररिस्ट ने ये प्लानिंग प्लॉटिंग करी थी। तो इंडिया ने ना चाइना को साफ कह दिया कि भाई अगर वो पाकिस्तान का जो टेरर मॉड्यूल है ना इसको सपोर्ट करेगा तो इंडिया ना वन चाइना पॉलिसी पर रिकन्सिडरेशन करेगा। तो इस प्रेशर को ना चाइना भी नहीं झेल पाया और चाइना ने पाकिस्तान को पूरा खुल के सपोर्ट कभी नहीं किया इस ऑपरेशन में। तो भाई अब आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 पे, ऑपरेशन सिंदूर, द नाइट ऑफ जस्टिस। तो भाई पानी रोकना ना सिर्फ एक शुरुआत थी, असली सर्जिकल स्ट्राइक अभी बाकी थी। तो वह 7 मई 2025 ना रात के करीब 2:30 बजे, ठीक है, पहलगाम हमले से ठीक 15 दिन बाद लॉन्च हुआ ऑपरेशन सिंदूर। तो इस बार ना टारगेट सिर्फ ना बॉर्डर के पास वाले लॉन्च पैड नहीं थे, इस बार टारगेट था डीप स्टेट के असेट्स। इंडियन एयरफोर्स के ना मिराज 2000 और राफेल जेट्स ने ग्वालियर और अम्बाला बेस से उड़ान भरी, ठीक है। उनका टारगेट था पाकिस्तान के 11 मिलिट्री इंस्टॉलेशन और टेरर ट्रेनिंग कैंप्स। तो टारगेट लिस्ट में ना 3 टारगेट मेन थे। पहला था मुरीद के, जो कि लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर है। दूसरा था मियाँ वाली एयरबेस, जहां पाकिस्तान के एसेट्स थे, ठीक है। तीसरा था मुजफ्फराबाद और कोटली, जहां नए लॉन्च पैड बनाए गए थे। तो भाई अब आता है ना कि इंडिया ने मिसाइलें कौन सी यूज़ करी थी। तो भाई इंडिया ने ना स्पाइस 2000 पेनेट्रेटर बॉम्ब्स और क्रिस्टल मेज मिसाइल का इस्तेमाल किया था। तो ये मिसाइल की एक खास बात थी, तो ये मिसाइल ना बिल्डिंग की छत से छेद करके ना अंदर जाती है और बिल्डिंग को पूरी तरह से तबाह कर देती थी। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ना इस हमले में करीब 120 से 150 टेररिस्ट ना उनके परखच्चे उड़ा दिए थे इंडिया ने, ठीक है। पूरी रात पाकिस्तान का सिस्टम सोया। जब पूरी कहानी हो गई ना, जब सब कुछ इंडिया ने तबाह कर दिया, तब पाकिस्तान का सिस्टम उठा। जब तक उनके F-16 हवा में थे ना, तब तक हमारे जो इंडियन एयरफोर्स के जेट्स थे वो अपना काम खत्म करके जम्मू एयरबेस में आ चुके थे, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर का ना मैसेज एकदम साफ था कि भाई हम घर में घुसेंगे भी और मारेंगे भी। जो बदला था ना ये उन 26 लोगों का था जिनकी जान गई, उनके परिवार वालों जिनके अपने कमाने वाले चले गए। ये बदला उन सब का था और ये बदला पूरे देशवासियों का था जो पाकिस्तान में बहुत दिन से पेंडिंग था। तो फाइनली भाई ये एग्जीक्यूट हुआ और पाकिस्तान को बुरी तरह से पछाड़ दिया, ठीक है। अब आते हैं भाई अपने कंक्लूजन पे, द न्यू कश्मीर एंड द रोड अहेड। तो दोस्तों पहलगाम अटैक 2025 एक ट्रेजेडी थी, लेकिन इसने ना भारत को बदल के रख दिया। इसने हमें सिखाया कि जो टेररिस्ट ना अब नए नए तरीके ढूंढ रहा है हमें नुकसान पहुंचाने के, और हमें भी ना नई नई टेक्निक सीखनी पड़ेगी ताकि हम कैसे उस टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकें और कैसे उस हर एजेंसी को धूल चटा सकें जो हमारे देश को पीछे खींचने की ओर लेके जाएगा, ठीक है। तो आज ना पहलगाम में फिर से भीड़ है। बैसरन वैली के वो मैदान ना आज फिर से हरे भरे हैं, लोगों की भीड़ वहाँ पहुँच चुकी है, ठीक है। लेकिन वहाँ के जो चिनार का पेड़ है ना वो आज भी 22 अप्रैल 2025 का गवाह है कि भाई उस दिन वहाँ क्या क्या हुआ था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, कितने बच्चों ने अपने पापा खोए, कितनों ने अपने बेटे खोए, कितनों ने अपने पति खोए, है ना। तो भाई वहाँ ना एक मेमोरियल बनाया गया है उन 26 दोस्तों की याद में, है ना। तो भाई जब भी आप कश्मीर जाओ तो उनके मेमोरियल पे एक फूल जरूर चढ़ाना। भाई याद रखना हमारी आज़ादी ना मुफ्त में नहीं है। इस आज़ादी की कीमत वो जवान चुकाते हैं जो -20 डिग्री पे बॉर्डर पे खड़े हैं। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर चुकाता है जो नाम बदल के दुश्मन के बीच रह रहा है, और वो हर आम नागरिक चुकाता है जो ऐसे हमलों का शिकार बनता है। तो भाई इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना नहीं था, बल्कि ये याद दिलाना था कि हम ना यूनाइटेड हैं, चाहे वो घोड़े वाला हो, आर्मी का मेजर हो या दिल्ली का टूरिस्ट हो, हम सब एक इंसान हैं। तो भाई अगर आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और जिसको आप ये सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो उसको शेयर कर दो।
है ना। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे जस्ट कमेंट कर देना, उस अगली जो वीडियो होगी वो उस टॉपिक पे होगी। और भाई ऐसे ही अपने भाई को सपोर्ट करते रहो आगे बढ़ने में, ठीक है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ आपको भी आगे लेके जाऊँगा। क्योंकि भाई मेरे हर वीडियो का मकसद ये रहता है ना कि भाई आपको ना बहुत आसान लैंग्वेज में चीज़ें आपको समझ में आए, ताकि आपसे कल को कोई भी बहस करे ना तो आप उसको हरा सको। ऐसा ना हो कि भाई आप एकदम ब्लैंक को, आपको कुछ पता भी नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू एंड लव यू ऑल। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में।